एक छोटे से गांव कासीपुर में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। कासीपुर गांव दूर दूर तक फैले खेतों और बागों के लिए प्रसिद्ध था। जमींदारों और सेठों का बोलबाला था, जबकि मेहनतकश किसान उनकी दया पर निर्भर हो चले थे। रघुनाथ की पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति में गिनती होती थी। उसे दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी पेट भर रोटी की गारंटी नहीं थी। अपनी बेटी गंगा, पत्नी पार्वती, अपने परिवार का खर्च रघुनाथ ही उठाता था। सालों से गांव में एक ही सेठ का राज चलता आ रहा था, भैरव सिंह। वह गांव का सबसे बड़ा महाजन, दबंग और जमीनों के मालिकों में से एक था। जिस पर उसकी नजर टिक जाती तो उसे हासिल करने का वह हर संभव प्रयास करता, चाहे वह जमीन हो, धन हो या किसी के घर की इज्जत। लोगों के मन में उसका डर बैठा हुआ था, इसलिए वह खुलकर अत्याचार करता और अपनी मनमानी चलाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कभी कासीपुर खुशहाल था, लेकिन भैरव सिंह के अत्याचारों के कारण लोग पलायन करने लगे। बहुतों ने अपनी जमीनें बेच दी और जो बचे वे साहूकारी कर्ज तले दबे हुए थे। रघुनाथ भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिस पर भैरव सिंह का कर्ज चढ़ा हुआ था। पिताजी, आज आपको खेत पर कुछ देर से जाना चाहिए। आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए हैं। रात भर आपको बुखार था, जरा आराम कर लीजिए। बिटिया, अगर मैं देर से खेत में गया तो खेत का काम रुक जाएगा। फसलें पहले ही कमजोर हैं। अब मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खेत में जाकर खूब मेहनत करना होगा, तब जाकर फसल उगेगी। गंगा को पिता की मेहनत का अंदाजा था। वह जानती थी कि अगर अब की बारिश समय पर न आई तो इस बार भी फसल चौपट हो जाएगी और कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। लेकिन वह फिर भी पिता को समझाने का प्रयास करती। पिताजी, कुछ देर आराम कर लेने से खेत का नुकसान ज्यादा थोड़ी होगा, जितना आपकी सेहत बिगड़ने से हो सकता है। माँ भी यही कह रही थी। इतने में अंदर से पार्वती आती है और अपनी हल्की फुल्की डांट के साथ रघुनाथ को समझाती है। ये लड़की ठीक ही कहती है। आप दिन रात एक करके खेत में काम करते रहते हो, अपने शरीर का जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। अरे भाग्यवान, एक किसान आराम करने लगेगा तो खेत का काम कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह हल उठाता है और खेत की ओर निकल जाता है। गंगा भी अपने घड़े लेकर पास के कुएं पर पानी भरने चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात पड़ोसी किसान माधव की बेटी सुनीता से होती है। दोनों सहेलियां देर तक बात करती हैं। देख रही हो सुनीता, किस तरह हमारे गांव से ये गरीबी और डर खत्म होगा। और हमारे पिताजी भी सेठ से रकम ब्याज पर लिए हैं। पिताजी दिन रात मेहनत करके भी पूरी रकम नहीं चुका पा रहे हैं। ऊपर से सेठ की गंदी नजर हर लड़की पे रहती है। पता नहीं हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा। हाँ गंगा, तुम सही कह रही हो। पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। दोनों बातें कर रही थी। उधर खेत पर रघुनाथ खेत में काम कर रहा था, किंतु सच यही था कि उसकी फसल लगातार पिछले 2 साल से खराब हो रही थी। कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखा से। पर रघुनाथ का हौसला टूट जाता था। उसे यकीन था कि कड़ी मेहनत और ईश्वर की दया से एक दिन उसका भी अच्छा समय आएगा। सेठ भैरव सिंह का बड़ा सा हवेली नुमा घर गांव के ठीक मध्य में स्थित था। किसी को सहज ही अंदर जाने की इजाजत न थी। बाहर चारों ओर उसके लठैत तैनात रहते थे। गांव का जो भी आदमी वहां उधार या किसी फरियाद के लिए जाता तो वह बिना डर के अंदर पैर नहीं रख पाता था। उसकी दबंगई से मानो सबकी हालत खराब रहती थी। जमीनों पर जबरन कब्जा करने, ऊंची सूद पर कर्ज देने और खूबसूरत औरतों को परेशान करने के उसके कुख्यात किस्से आम थे। लेकिन गांव वाले मजबूरी के चलते सब सहते थे। कल्लू, वो रघुनाथ वाला खेत कैसा चल रहा है? सुना है कि इस बार भी फसल डगमगा रही है। जी सेठ जी, बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखती जा रही है। रघुनाथ हमसे बीज के लिए कर्ज लिया था, पर वह अभी तक नहीं चुका पाया। बहुत जल्द वह कर्ज लेने आपके पास दौड़ा आएगा। चलो अच्छा है, जितना दबाव बढ़ेगा उतनी जल्दी वह अपनी जमीन मेरे नाम करने को मजबूर हो जाएगा। फिर अगले दिन भैरव सिंह कल्लू के साथ खेतों में जाता है जायजा लेने। तभी रघुनाथ की बेटी रघुनाथ को दोपहर का खाना देने जा रही थी। तभी भैरव सिंह की नजर गंगा पर पड़ी
तो वह कल्लू से पूछता है, अरे कालू, यह रघुनाथ की बेटी तो दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मालिक, रघुनाथ की बेटी की चर्चे पूरे गांव में हो रही हैं। बड़ी सुंदर, गोरी चिट्टी, सीधी सादी लड़की है। भैरव सिंह की आंखों में गंदी लालच की लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, रघुनाथ की बेटी को मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। यह गरीबी में पड़ी लड़की अपने सौंदर्य से मेरे घर को रोशन कर देगी और रघुनाथ विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कर्ज का दाव चलाकर उसे झुका दूंगा। सेठ भैरव सिंह की ये गंदी सोच उसके भीतर दबी आग की तरह धधक रही थी। गांव वाले इस सच से अनजान नहीं थे कि सेठ कभी भी किसी गरीब की बेटी पर नजर डाल सकता है। लोग मन ही मन डरते थे, पर उनमें खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी में न थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गंगा अपने सहेली के साथ पानी लेने के लिए जा रही होती है। उसी बीच सेठ भैरव सिंह अपने लठैत के साथ गांव में आया। उसके आते ही कई लोग डर गए और एक तरह की खामोशी छा गई। भैरव सिंह अपनी गंदी नजर से देखते हुए गंगा से बोलता है, अरे गंगा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पानी की इतनी दिक्कत है कि तुम पानी लेने कुएं के पास जा रही हो। इतनी परेशानी मुझे देखा नहीं जा रहा है। सेठ जी, इस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, इसीलिए पानी लाना जरूरी है। लेकिन मेरी घर की बहू बेटियां तो कुआं से पानी नहीं लेने जाती हैं। मेरे घर मिनरल वाटर की मशीन लगी है। गंगा, तुम बहुत भोली हो। मुझे तो तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाना है। मैं तो तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। कितने दिन से तुम मेरी नजर में गड़ी हो। अगर मेरी घर की बहू बनोगी तो राज करोगी राज। इतना कहकर वह अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है, मानो कोई शिकार देख रहा हो। गंगा सहम जाती है। आसपास के लोग भी ये वाक्य सुन लेते हैं। कुछ का तो खून खौल उठता है, पर सेठ से उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे पिता के उम्र के हो और आपको ऐसी बात करने में शर्म आनी चाहिए। मेरे पिता इसका जवाब तुम्हें देंगे। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, तो ठीक है, तुम अपने पिता को बोलना कल तक मेरा कर्ज चुका दें, या फिर सोच लो तुम्हारा बुरा हाल हो सकता है। इतनी बात सुनकर गंगा के माथे पर पसीना छलक आया। वह समझ चुकी थी कि सेठ अब अपने कर्ज की आड़ में कुछ भी करेगा। सेठ वहाँ से गुस्से से लाल होकर वहाँ से चला गया। तभी गांव का एक आदमी बोला, गंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ, अब घर जाओ। जब गंगा घर पहुंची तो रघुनाथ पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। वह गांव में हुए वाक्य से अनजान था, लेकिन इस बात से परेशान था कि भैरव सिंह ने अपने किसी आदमी को भेजकर कर्ज चुकाने का नोटिस भिजवाया था। जब रात हुई तब गंगा ने सारी बात सुना दिया कि कैसे भैरव सिंह ने उसे खुलेआम अपनी पत्नी बनाने की बात कही और कर्ज वसूलने की धमकी दी। पार्वती यह सुनते ही परेशान हो गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी नाजुक सी लड़की पे उस दुष्ट भैरव सिंह की गंदी नजर पड़ गई। अब हम क्या करेंगे? गंगा के पापा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। माँ, डरने की बात नहीं है, हम पिताजी के साथ हैं। माँ जिसके सिर पर पिता का हाथ होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और पूरा गांव भी हमारे साथ है। पिताजी कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। यह तो बहुत चिंता की बात है बेटी। मैं किसी भी हाल में भैरव सिंह का कर्ज चुका दूंगा, नहीं तो वह बार बार परेशान करेगा और हमेशा वह अपनी बुरी नजर से तुम्हें देखेगा। पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा, और वह कुछ भी कर सकता है। देखो, इस बार किसी भी हाल में खेत से कुछ न कुछ फसल निकालनी होगी, तभी हम किसी तरह भैरव सिंह का कर्ज उतार पाएंगे। मैं कल ही से दुगुना मेहनत करूंगा। गंगा, तुम भी थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देना। पिताजी, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, बस आप चिंता मत कीजिए। हमें कोई नहीं तोड़ सकता। हम खूब मेहनत करेंगे और भैरव सिंह का कर्ज चुका देंगे। वैसे भी जिसके सर पर पिता का हाथ हो, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हौसला भी था। उस रात परिवार के किसी सदस्य को ढंग की नींद नहीं आई। किसी के मन में डर, तो किसी के मन में गुस्सा, तो किसी के मन में हताशा थी, पर सबके बीच एक कड़ी थी, साथ रहने की, एक दूसरे का हाथ न छोड़ने की। अगले दिन की सुबह होता है तो रघुनाथ ने गांव के सरपंच अयोध्या प्रसाद के घर गया। वहाँ कुछ और गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबको पता था कि सेठ भैरव सिंह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जब रघुनाथ ने उन्हें सारी बात बताई तो सरपंच जी बोले, रघुनाथ बेटा, हम लोग भैरव सिंह से सीधा टकराने से डरते हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है।
अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। तुम सब जानते हो भैरव सिंह पर तो पुलिस वाले भी हाथ नहीं डालते। वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके शहर के नेताओं तक को मैनेज कर लेता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सभी ने मिलकर तय किया कि पंचायत की ओर से भैरव सिंह से अनुरोध किया जाएगा कि वह कर्ज वापस लेने के लिए थोड़ा समय दे दे और साथ ही खुलेआम किसी किसान की बेटी पर बुरी नजर न रखने के लिए उसे चेतावनी दिया जाएगा। अगले दिन पंचायत बुलाने का संदेश पूरे गांव में फैल गया। शाम को मंदिर के सामने चौपाल लगी थी। गांव के ज्यादातर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन भैरव सिंह या उसके लठैतों में से कोई भी नहीं आया। तभी भैरव सिंह का चपरासी वहां आया और बोला, सेठ जी ने संदेश भेजा है कि पंचायत आज नहीं कल होगी। अगर किसी को कुछ कहना है तो कल उनकी हवेली पर आए, वरना अपनी अपनी राह देखें। यह सुनकर लोगों में आक्रोश तो था, पर एक मजबूरी भी थी कि भैरव सिंह की मर्जी के बगैर पंचायत आगे नहीं बढ़ सकती थी। रघुनाथ मायूस होकर घर लौटा आया। गंगा को जब पता चला कि भैरव सिंह ने फिर से अपनी मनमानी चलाई तो उसका मन और उदास हो गया। पर उसे थोड़ी राहत थी कि कम से कम गांव के लोग अब खुलकर विरोध करने की बात सोचने लगे हैं। अगले दिन तय समय पर सरपंच रघुनाथ, माधव और कुछ अन्य किसान भैरव सिंह के हवेली पहुंच गए। तो सरपंच, सुना है कि तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, कई किसानों पर आपका कर्ज है, वे उसे चुकाने में असमर्थ हैं। पिछले 2 साल से सूखा है, फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें कुछ मोहलत दे। और हमने सुना है कि आप रघुनाथ की बेटी पर बुरी नजर रखे हुए हैं। ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। गांव की बेटियों की इज्जत सबकी जिम्मेदारी होती है। हम चाहते हैं आप ऐसी कोई हरकत न करें जिससे गांव में अशांति फैले। देखिए सरपंच, कर्ज तो हर हाल में वसूला जाएगा, क्योंकि मैं कोई दान पुण्य करने नहीं बैठा हूँ। रही बात रघुनाथ की बेटी की, तो उसमें भी मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता। मैं तो बस उसे अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी मैं अपने हिसाब से करूंगा। आपकी उम्र भी तो 40 साल हो चली है और मेरी बेटी 18 साल की। आपको शर्म नहीं आती? यह कैसे शोभा देगा? फिर वो कौन अभागा होगा कि अपनी बेटी की शादी आपके जैसा दुष्ट आदमी से करे? आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हम गरीबों को चैन से जीने क्यों नहीं देते हो? चुप रहो रघुनाथ, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। याद रखो कि तुम मुझ पर कर्जदार हो। अगर मुझे जरा भी लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। याद है ना, तुमने अपने खेतों के कागजात गिरवी रखे हो मेरे पास। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम सड़क पर आ जाओगे। सेठ जी, यह अन्याय होगा। कम से कम बेटी की बात पर जबरदस्ती मत कीजिए। देखो बसंत, तुम अपने काम से काम रखो। जो मेरे फैसले को चुनौती देगा उसका अंजाम भी बुरा होगा। भैरव सिंह की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। लठैत ने ऐसे घूरना शुरू किया कि मानो कि अभी हमला कर देगा। सरपंच ने सोचा कि इससे पहले स्थिति बेकाबू हो, पंचायत को यहाँ से लौटना ही बेहतर है। रघुनाथ को अपने साथ लेकर सब बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद सारा समूह बेहद मायूस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर अगले दिन गांव में पंचायत जुटी। उसमें गांव का एक आदमी बोला, हमें एक साथ आगे आकर इसका विरोध करना होगा। क्या हम सबने अपनी बेटियों को इसलिए जन्म दिया है कि कोई सेठ आकर उनको अपनी जिद के लिए उठा ले जाए? यदि आज हम चुप रहे तो कल हमारे घरों में भी यही होगा। उसकी ये बात सुनकर लोगों का साहस बढ़ा। तभी हरिया ने भी समर्थन किया। सही बात है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं और शहर के अफसरों के पास जाएं, तो हो सकता है हमें कुछ न्याय मिले। पर पिछली बार जब कुछ लोगों ने शिकायत की थी तो पुलिस ने भैरव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे शिकायत करने वालों को ही प्रताड़ित किया गया था। इस पर रघुनाथ ने अपनी बेटी की चिंता करते हुए कहा, मैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी बेटी की रक्षा करूंगा, अगर कोई साथ दे चाहे ना दे। इतना सुनते ही कुछ किसानों ने हामी भरी कि वे रघुनाथ का साथ देंगे। लोगों को लगा कि अब समय आ गया है कि सब अपनी ताकत दिखाए। भले ही सेठ के पास धन और लठैत हैं, मगर गांव वालों के पास संख्या बल और न्याय की भावना थी। घर पर गंगा को यह सब पता चला तो वह भी मजबूत हौसले के साथ तैयार हुई कि सेठ भैरव सिंह के आगे झुकना नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। रघुनाथ पहले की तरह दिन रात खेतों में जुटा रहा। वह सेठ की धमकियों के बावजूद मेहनत नहीं छोड़ता। इस बीच सेठ भैरव सिंह अपने तरीकों से रघुनाथ और गांव वालों को डराने में लगा रहा। कभी उसके लठैत रात में किसी किसान के खेत में आग लगा देते तो कभी किसी के घर चोरी हो जाती। गांव के लोगों के मन में दहशत फैल जाती।
वे समझते कि यह सब भैरव सिंह करा रहा है। एक दिन अचानक गांव में एक नौजवान आया, अच्छी कद काठी, चेहरे पर तेज और हाथ में छोटा सा झोला लिए। कुछ लोगों ने पहचाना, यह अमन है, रघुनाथ का बचपन का मित्र, मोहन का बेटा। अमन को शहर में नौकरी लग गई थी, वह सालों से वहीं रह रहा था। प्रणाम काका, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? ये गांव में बहुत कम आदमी नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब गांव के लोग जब उसे सारी बात सुनाया कि गांव में लोगों को सेठ भैरव सिंह के अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सबसे पहले रघुनाथ के घर गया। रघुनाथ और पार्वती उसे देखकर भावुक हो गए। गंगा ने उसे पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटी थी जब अमन गांव छोड़ गया था। अमन ने आते ही कहा, चाचा, मैंने शहर में कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। रघुनाथ को थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई। उसने अमन को भैरव सिंह और उसके कृत्यों के बारे में बताया। अमन ने आश्वासन दिया, चाचा आप चिंता मत कीजिए, जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तभी बदलाव आएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद अमन गांव वालों से लगातार मिलता रहा, उन्हें समझाता रहा। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर सब एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक या जिला कलेक्टर से मिले और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। पहले तो लोग हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे 3-4 किसान तैयार हो गए। सभी ने मिलकर एक आवेदन तैयार किया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि भैरव सिंह जबरन किसानों की जमीन हड़पना चाहता है, कर्ज की आड़ में अत्याचार करता है और गांव की बेटियों पर बुरी नजर रखता है। कुछ महिलाएं भी इसमें अपने हस्ताक्षर करने को तैयार हुईं, जिनके परिवार भैरव सिंह के डर से गांव छोड़कर जा चुके थे या प्रताड़ित हो रहे थे। रघुनाथ और अमन इस आवेदन को लेकर जिला मुख्यालय गए। वहां उन्हें एसडीएम, उप जिलाधिकारी से मिलने का वक्त लिया। तब एसडीएम थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने रघुनाथ की स्थिति पर तरस भी दिखाया और एक टीम भेजने का वादा किया जो गांव में जांच करेगी। इधर गांव में खबर फैल गई कि रघुनाथ और अमन सीधे अफसर से मिलकर लौटे हैं। इस बात की खबर सेठ भैरव सिंह को भी मिल चुकी थी और वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। यह गांव वाले इस तरह नहीं मानेंगे, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। कल्लू, तुम उस रघुनाथ को सबक सिखा दो और उसकी बेटी को मेरे पास जबरदस्ती लेकर आओ। अब तो उसके साथ जबरदस्ती ही करनी होगी। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे गांव फिर से उसकी मुट्ठी में आ जाए। उसी शाम रघुनाथ अपने खेतों को देखकर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। रास्ता सुनसान था। तभी 2 लठैतों ने उसे घेर लिया। उन्होंने रघुनाथ को जमीन पर गिरा दिया, लात घूंसों से मारा और बोले, अब जाएगा अफसर के पास शिकायत करने, अब भुगतो। रघुनाथ चीखता रहा, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह जमीन पर लहूलुहान हो गया। इसके बाद वे लोग उसे वहीं बुरी हालत में छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी उधर से गुजरा, जिसने रघुनाथ को देखा और उसे उठाकर घर लाए। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि हड्डी में फ्रैक्चर है और शरीर के कई हिस्सों में चोटें हैं। रघुनाथ को आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। गंगा ने अपनी आंखों में आंसू भरे बोलती हैं, माँ, ये सब सेठ के आदमियों ने किया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं उस भैरव सिंह को सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन जब रघुनाथ की पत्नी पानी लेने गई थी, तब भैरव सिंह के लठैत रघुनाथ के घर आए और गंगा को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। बेचारा रघुनाथ इतना चोटिल हो गया था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था कि अपने बेटी को बचाए। वह चिल्लाता रह गया, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी लड़की को बचाओ। जब यह बात अमन को पता चली तो वह तुरंत पुलिस में रिपोर्ट किया। अब पुलिस भी गांव वालों की बात मानने को मजबूर थे, क्योंकि उच्च अधिकारी की नजर भैरव सिंह पर थी। पुलिस भी मजबूर थी भैरव सिंह को गिरफ्तार करने को। वह तुरंत फिर भैरव सिंह के घर जांच पड़ताल के लिए गए। पुलिस ने भैरव सिंह के घर पर छापामारी की, जहां पर गंगा को बांधकर भैरव सिंह उसके साथ गलत काम करने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कई जमीनों के फर्जी कागज, लोगों के हस्ताक्षर से संबंधित फर्जी दस्तावेज मिले। सरकारी अफसरों को घूस देने के सबूत भी मिले। इस सब के चलते भैरव सिंह पर मुकदमा दायर हुआ और उसके लठैत भी गिरफ्तार होकर जेल चले गए। कुछ दिन के बाद गांव के लोग सुकून से रहने लगे थे।